ब्रिटिश लेगेसीज और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश प्रशासन से क्या कुछ लेने को मिला है। देखिए, आपके देश में कितने लंबे समय तक ब्रिटिशर्स जो है रूल करके गए, उनका कुछ अफेक्ट हुआ है, वो अपना कुछ प्रभाव छोड़ के गए हैं, वो अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस छोड़ के गए हैं। यही टॉपिक आपके सिलेबस में डाला गया है। दिस इज़ अ चैप्टर इन योर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सिलेबस कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश प्रशासन की देन, ब्रिटिश लेगेसीज ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सो इसको हम थोड़ा देखेंगे कि क्या क्या प्रभाव रहा है ब्रिटिश प्रशासन का भारतीय प्रशासन पर। देखिए, थोड़ा सा सिंपल करके मैं इसको हिंदी में आपको बताऊंगा। दे इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ जुडिशरी। देखिए, अगर थोड़ी सी हिस्ट्री में जाते हैं तो आप देखोगे कि ब्रिटिश रूल से पहले देखिए राजाओं के राज होते थे, मुग़ल रूल था, उससे पहले कोई और राजा का राज था, उससे पहले देखिए वंशवादी सिस्टम था। लोग राजा जो थे वो मनमानी करते थे, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं निकले थे, कोई रूल बुक से नहीं निकले थे, वो अपनी मन की इच्छाएं ही उनका कानून होती थी। सो प्रॉपर जुडिशरी, प्रॉपर न्यायिक व्यवस्था को लेके आने में जो है ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। उन्होंने जो है कोडिफाई किया रूल्स को, रेगुलेशंस को, कानून बनाया। उनकी वजह से जो है हमारे देश में कानून का राज आया। उससे पहले क्या था, लोगों का राज होता था, राजाओं का राज होता था। कहीं किसी राजा का राज है, आप साउथ में कोई और राजा है, दिल्ली का कोई और है, राजस्थान में कोई और रूल कर रहा है। सो कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, कोई प्रॉपर कानून नहीं था जिसके तहत एक चीज़ को देखा जा सके, कोई व्यू पॉइंट बनाया जा सके। सो सिर्फ आपको ये पॉइंट याद रखना है कि वो न्यायिक व्यवस्था को लेके आए। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट को लेके आए और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कि भाई किसी आदमी को दोषी देना है तो उसको क्या क्या तरीके होने चाहिए। जैसे आज आप देखते हो कि कंप्लेंट करने के क्या तरीके होने हैं। आप जो है पुलिस स्टेशन में जाते हो, आप FIR लिखवाते हो, वो फिर जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर उसको जो है कोर्ट में पेशी होती है, फिर उसको जो है बहस होती है, डिस्कशंस होती हैं, फिर क्राइम प्रूव होता है और फिर सज़ा होती है। ये एक प्रोसीजर है। सो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पिनल कोड, ये दो तीन चीज़ें ये लेके आए। जुडिशरी न्यायिक व्यवस्था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन पिनल कोड। क्या होना चाहिए, आपने सुना होगा दफ़ा इसके तहत दफ़ा 420 या दफ़ा 407, दफ़ा 205 जो भी है, ये उन्होंने धाराएं बनाई कि इस धारा के तहत ये सज़ा है, आपने ये क्राइम किया है तो ये सज़ा होगी, ये करोगे तो ऐसा होगा। देखिए, उनका मेन बेसिक मतलब था इंडिया की पॉपुलेशन को रेगुलेट करना, उनको उनके ऊपर जो है लगाम कसना, उनसे टैक्स जनरेट करवाना, जो है उनसे अपने काम निकलवाना। और हमारी भलाई के लिए वो यहाँ नहीं आए थे, लेकिन उसी के लिए कि इंडियन पीपल को जो है बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट तरीके से अगर हम रेगुलेट करेंगे तो हमें कोई कानून, कोई ढांचे की ज़रूरत होगी। वो था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पिनल कोड। और इसी वजह से उन्होंने जुडिशरी बनाई, अपने जज बिठाए और वो वहाँ से फैसले सुनाते थे। ठीक है, सो ये आपने देखा कि उस समय जो है लॉयर्स बहुत होते थे, जो वकील होते थे, वो वकालत एक बहुत बड़ा पेशा होती थी हमारे उस समय में। नेक्स्ट जो है हमने उनसे लिया है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसद की व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था की कैसे संसद में लोग होते हैं। आपके द्वारा चुने हुए लोग जो है संसद में बैठते हैं और वो आपके लिए कानून बनाते हैं। तो एक वर्ड आप हिंदी में इसको लिख लोगे, संसदीय प्रणाली हमने उनसे बोरो करी। ठीक है, अगला पॉइंट हमने उनसे लिया वो है डेमोक्रेसी। ठीक है, लोग, हालांकि वो डेमोक्रेसी बहुत ही लिमिटेड थी, वो डेमोक्रेसी का एक सिर्फ फ्रेमवर्क टाइप ही था, वो एक ओरिजिनल डेमोक्रेसी नहीं थी। ओरिजिनल डेमोक्रेसी हमने आज़ादी के बाद हमने अपने आप को दी, लेकिन कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी वाज टेकन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। डेमोक्रेसी का मतलब था लोगों के द्वारा सरकार चलाई जाना, मतलब आपके ही बीच से कोई लोग जो हैं वो इलेक्शन के लिए खड़े होंगे और आप ही के द्वारा उसे चुना जाएगा और आप ही के ऊपर वो रूल करेंगे। गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल। सो
थर्ड इसमें था लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी एंड अदर फीचर्स फ्रॉम द वेस्टमिनिस्टर मॉडल। वेस्टमिनिस्टर मॉडल बोलते हैं, देखिए वेस्टमिनिस्टर मॉडल से हमने, ये मॉडल का नाम है, आपके 2 मार्कर में पूछा जा सकता है कि किस मॉडल से हमने जो है पार्लियामेंट्री और डेमोक्रेसी और लेजिस्लेटिव सोवरेनिटी हमने ली। बट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडियन पार्टिसिपेशन वाज लिमिटेड इन लेजिस्लेचर ड्यू टू लिमिटेड फ्रेंचाइज। देखिए बात आ गई है कि ब्रिटिश काल के समय इंडियन पार्टिसिपेशन बहुत ही लिमिटेड था। संसद में हमारा व्यवस्थापिका में हमारा जो है पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था। लिमिटेड फ्रेंचाइजी का मतलब है कि वोट डालने की क्षमता लोगों को बहुत थोड़े से लोगों को थी, ठीक है। नेक्स्ट जो फीचर हमने उनसे लिया वो है ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। नौकरशाही का देखिए मैंने आपको पढ़ाया था कि द कंसेप्ट वाज गिवन बाय द फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज मैक्स वेबर। सो मैक्स वेबर ने ये कंसेप्ट दिया था। देखिए पहले IAS की जगह ICS होता था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की जगह इंडियन सिविल सर्विस होता था, ठीक है। सो ब्यूरोक्रेसी जो है, ब्यूरोक्रेसी की खास बात आपने देखी थी कि वो रूल बाउंड है, एफिशिएंट है, ठीक है, और उसमें हायरार्की को फॉलो करती है वो, और स्ट्रक्चर को फॉलो करती है वो, और रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, डिसिप्लिन होता है। सो एक आज अफसर जो हैं दफ्तरों में कैसे काम करते हैं, आज सरकारी नौकर कैसे काम करते हैं, कैसे फाइल सिस्टम होता है, कैसे फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ये सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी का पार्ट थी। आपने डिटेल में पढ़ रखा है ये टॉपिक। सो ब्यूरोक्रेसी जो कंसेप्ट है, नौकरशाही का जो कंसेप्ट है, वो हमने ब्रिटिशर्स से लिया और वो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। सो चौथा पॉइंट, 5वां पॉइंट आपका ये बन जाएगा कि नौकरशाही का कंसेप्ट हमने ब्रिटिशर से लिया है, ठीक है। अगला जो पॉइंट हमने उनसे लिया है, अगला जो कंसेप्ट हमने जो उनसे लिया है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं आप, हिंदी में लिख लो इसको। वित्तीय प्रशासन हमने उनसे लिया। वित्तीय प्रशासन का मतलब है, यहाँ एक ये बात भी आ जाएगी कि 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने जो है बजट की इंट्रोडक्शन करी। देखिए उससे पहले राजाओं के राज को आप देखोगे तो उसमें ऐसे कोई बजट की जैसी कोई प्रावधान नहीं होती थी। 1860 के अंदर जेम्स विल्सन के द्वारा जैसे कंसेप्ट लाया गया कि कोई बजट होगा, कि कहीं पैसा इकट्ठा होगा सारे देश का और वो फिर आपके लिए लगाया जाएगा। वहीं फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी आई, वित्तीय जवाबदेहिता भी आई। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की पोस्ट बनाई गई पहली बार 1919 में, ठीक है। वित्तीय ये ऑडिट सिस्टम था। फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि पैसा कितना खर्च हुआ, कैसे खर्च हुआ, कहाँ खर्च हुआ, किसके द्वारा खर्च हुआ। भाई बजट बना दिया, मान के चलो 1000 करोड़ रुपए का, वो 1000 करोड़ रुपए किस काम पे लगे, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को देखना होता है। 1919 के अंदर कैग की पोस्ट, CAG की पोस्ट बनाई गई वित्तीय जवाबदेहिता के लिए। सो वित्तीय जवाबदेहिता कैग सिस्टम जो है, जो आज भी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो संस्था हमने ब्रिटिशर से ली है। ये आप पॉइंट याद करोगे, वित्तीय जवाबदेहिता, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमने उनसे लिया है, अगला कंसेप्ट, वो है लॉ एंड ऑर्डर। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मतलब वही है कि उन्होंने कोई प्रॉपर रूल बुक होनी चाहिए, जैसे कि संविधान है हमारा आज, और वो ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम होना चाहिए। देखिए जैसे कि उन्होंने हमारे यहाँ देखिए ना, इंडियन पुलिस सिस्टम इज़ गवर्नड बाय 1861 ब्रिटिश पुलिस एक्ट। आज भी हमारा जो है पुलिस सिस्टम जो है वो कुछ ना कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन 1861 ब्रिटिश पुलिस एक्ट से लेता है। तो देखिए वो चाहते थे कि कोई ना कोई कानून हो, कोई ना कोई ऑर्डर हो, कोई कानून तथा व्यवस्था बनी रहे, ताकि जो है वो अपना बिजनेस कर सकें, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा सकें, फैक्ट्रीज़ लगा सकें, टैक्स जनरेट कर सकें, जैसे भी हैं उनको जो है भारत के ऊपर कंट्रोल करना था। सो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने बनाया और वो हमने उनसे आज़ादी के बाद एज इट इज़ रख लिया। आज हमारे पास भी कुछ लॉ एंड ऑर्डर है जिसके साथ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आपके ऊपर कंट्रोल बनाए रखती है, आपको जो है रेगुलेट करके रखती है। सो ये एक सिंगल पॉइंट आपको याद रखना है कि कानून और व्यवस्था हमने उनसे ब्रिटिशर से लिया, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस कि न्याय का प्रशासन हमने उनसे लिया। आपने देखा, हमने पहले भी देखा था कि जुडिशरी का सिस्टम वो हमें देके गए। जो देखिए ये नाम याद रखना है आपको, वारन हास्टिंग्स कंबाइंड इन द ऑफिस ऑफ कलेक्टर बोथ रेवेन्यू एंड जुडिशियल फंक्शंस।
वारन हास्टिंग, ये नाम लिख लो, 2 मार्क में आ सकता है। वारन हास्टिंग्स ने जो है कलेक्टर की पोस्ट को जन्म दिया था। जो डीसी जिसे आप कहते हैं आज, आपके जो ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको उस पोस्ट को बनाया था वारन हास्टिंग ने। तो देखिए ये पोस्ट कितनी पुरानी है, ठीक है। लेकिन पहले जो है वो रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शंस दोनों एक साथ करता था। आज जजेस अलग हैं इस काम के लिए डिस्ट्रिक्ट्स में, और रेवेन्यू के लिए जो है डीसी की वही पोस्ट है। लेकिन पहले ये दोनों काम जो है एक ही आदमी के होते थे। सो वारन हास्टिंग्स, आप नाम याद रखोगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट को बनाया। सो प्रशासन में जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रशासन में जो न्याय का कंसेप्ट जो लेके आए, वो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ है, ठीक है। अगला जो कंसेप्ट है उन्होंने हमें दिया वो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन। ये आपको सिर्फ एक सिंगल पॉइंट याद रखना, जिला प्रशासन। जिला प्रशासन उन्हें हमें दिया। देखिए पहले बहुत बड़ी लैंड होती थी, प्रोविंसेस होती थी, प्रांतें होती थी। सो उन्होंने ज़िले का कंसेप्ट लेके आया कि भाई जो है एक एक ज़िला बनाओ, ऐसे ऐसे इतने एरिया का ज़िला होना चाहिए, उसके ऊपर एक एक कलेक्टर को बिठाओ जो कि जुडिशरी, वहाँ की न्याय व्यवस्था भी देखेगा, और रेवेन्यू, टैक्सेस, कर, ये सब भी देखेगा। और ब्रिटिशर्स के लिए ये एक एफिशिएंट मॉडल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को वो सुचारू रूप से चलाएगा। देखिए उनका मेन मकसद आप मैंने बताया है कि टैक्स कलेक्शन था, रेवेन्यू जनरेशन था, और पावर एक्सरसाइज कंट्रोल करना था, और अपना बिजनेस चलाना था। सो उसके लिए उसकी सहूलियत के लिए उन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, ज़िले बनाए, जिनके ऊपर उन्होंने कलेक्टर्स को बिठाया, ठीक है। इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसीज, ये पहले की बात बताई जा रही है कि ऐसे ऐसे प्रेसिडेंसीज के अंदर डिवाइडेड था। ओवर देम वाज द गवर्नर जनरल, लेटर द वाइसरॉय। प्रेसिडेंसीज वर वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसीज होती थी। उसके ऊपर गवर्नर जनरल बिठाए जाते थे, उनको बाद में जो है वाइसरॉय कहा गया था। ये पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिला प्रशासन का कंसेप्ट हमें ब्रिटिशर्स ने दिया। अगला कंसेप्ट उन्होंने हमें दिया जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। द ब्रिटिश वाइल रिटेनिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ एंशिएंट विलेज सिस्टम इंट्रोड्यूस सम चेंजेस इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल मतलब ये देखिए, इसका मतलब है कि स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, कि आप ही गांव के लोगों की जो है सरकार बनी होनी चाहिए, कोई सरपंच होना चाहिए। आप देखिए महात्मा गांधी ने भी इसकी एडवोकेसी की थी कि स्वराज जो है, स्वराज, खुद का राज हो हमारे गांव में, गांव के शासन में हमारा स्वराज हो। ग्रास रूट डेमोक्रेसी जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल जो निचले स्तर की डेमोक्रेसी है, निचले स्तर का, सबसे निचले स्तर का मतलब है, यहाँ निचले स्तर से मतलब है गांव से मतलब है हमें सबसे निचले स्तर में लोकतंत्र का होना, ये है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो लॉर्ड रिपन इसके सबसे बड़े एडवोकेट थे। उन्होंने कहा था, जो है ब्रिटिशर्स थे, लॉर्ड रिपन एक जो है फॉरेन व्यक्ति था जो यहाँ आपके भारत देश के ऊपर रूल करके गए काफ़ी समय। उन्होंने वो बहुत बड़ी वकालत की, वो बहुत ही इंडियन के जो है हित में सोचते थे, एक अच्छे ब्रिटिशर्स थे जिसको आज हम अच्छी नज़रों से देखते हैं। आज सभी इंडियन उनको रिस्पेक्टेड नज़रों से देखते हैं। सो उन्होंने देखिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की एडवोकेसी की कि भाई अगर भारत की तरक्की प्रगति होनी है तो पहले भारत के गाँव को जो है पावर देनी पड़ेगी, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपको एक वर्ड याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, स्थानीय स्वशासन होना चाहिए, ठीक है। देखिए ये एक पॉइंट हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या थी। उन्होंने इंडिया के ऊपर रेगुलेट करने के लिए क्या चीज़ बनाई, सिविल सर्विस बनाई, आर्मी बनाई, पुलिस बनाई। सो इसको आप 2 सिस्टम आप ले लोगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्स्ट एंड थर्ड, कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिया, द सिविल सर्विस दी। देखिए राजाओं के राज में कोई एग्ज़ाम नहीं होते थे, कोई भी जो है ये IAS YAS IPS के एग्ज़ाम्स नहीं होते थे, कोई सरकारी आदमी नहीं था, सरकार जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। सो उन्होंने सिविल सर्विस दी, ठीक है, लोक सेवाएं और पुलिस सिस्टम लेके आए। सो पुलिस भी नहीं थी पहले और लोक सेवाएं भी नहीं थी, ये 2 चीज़ें उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को दी, ठीक है। आर्मी को एडमिनिस्ट्रेशन से हम अलग रखते हैं हमेशा, तो हम A और C को देखेंगे कि उन्होंने भारतीय प्रशासन को क्या दिया, सिविल सर्विस लोक सेवाएं दी और पुलिस दिया, ठीक है।